नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी वंश। ये हम लोग 4 क्लास हो गया, ठीक है। ये चौथा क्लास है अपना कलचुरी वंश का। देखिए मैंने 2 क्लास जो है एक ही वीडियो में एक ही में कंप्रोमाइज़ करके दे दिया है और इसका जो चौथा पार्ट है उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कलचुरी वंश पार्ट 3। देखो कलचुरी वंश में मैंने आप लोगों को कहाँ तक का पूरा जो अंधकार युग आने से पहले अर्थात कलिंग राज से 1000 से लेकर के 1000 से शुरुआत किए थे अपन कलचुरी वंश कलिंग राज से। उसके बाद 1222 में जो कि प्रतापमल है, प्रतापमल में आकर के मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया था, ठीक है। प्रतापमल के बाद जो है अंधकार युग आ जाता है। अंधकार युग कहने का मतलब ये है कि लगभग 200 वर्षों तक का किसी भी शासक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। उसे बोलते हैं अंधकार युग। ऐसा बोला जाता है कि उस जगह में मतलब उस समय का किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही हम लोगों को पता चलता है, ठीक है, 214वीं शताब्दी के अंतिम में हम लोगों को जैसे ही पता चलता है तो ये हम लोगों को कलचुरी वंश 2 भागों में बटा हुआ दिखता है, ठीक है। एक भाग जो है रतनपुर, अर्थात रतनपुर से तो पहले से ही शासन कर रहे थे तो कंटिन्यू रतनपुर में ही एक शाखा शासन करने लगी और दूसरी शाखा जो है वह है रायपुर तरफ से, अर्थात शिवनाथ नदी के जो दक्षिण हिस्सा है रायपुर का भाग है, ठीक है, उस हिस्से से एक और शासन जो है वह कलचुरी वंश का नजर आने लगता है, ठीक है। तो ये आज हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतापमल तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद का जो शासन है उसको हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे और कैसे यहाँ पर राज्य सत्ता के लिए एक दूसरे को क्या हानि पहुँचाए, कैसे इन लोगों ने अपना अस्तित्व को बनाए रखा। उसके बाद मराठों के आ जाने पर इन लोगों ने कैसे अपना जो संप्रभु है उसको खो दिया धीरे धीरे, ये सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आपको मैं सभी चीज़ों को जो है फैक्चुअल तो बताऊंगा ही, साथ में रिलेट करते हुए भी चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये शासक अचानक से कहाँ से आ गया, इसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए रिलेट करके पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये 2 भागों में बटा हुआ हमको नज़र आता है कौन शासक, ठीक है। सबसे पहले तो ये रतनपुर वाले क्षेत्र और एक है रायपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। रतनपुर वाला क्षेत्र और रायपुर वाला क्षेत्र। इस रतनपुर वाले क्षेत्र पे सबसे पहले हम लोगों को शासक देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या, बहारेंद्र शाह। जिसका नाम क्या है तो बहारेंद्र शाह है। उसके बाद इसका पुत्र जो है कल्याण शाह के बाद लक्ष्मण शाह। देखिए दोस्तों बहुत सारे शासक हैं, ठीक है। इतनी लंबी शताब्दी, सोचो 14वीं शताब्दी के अंत तक का हम लोगों को सबको पता है और 1741 में जा करके रघुनाथ सिंह जो है मारा गया। अर्थात 4-5 साल तक का शासन जो है वह कंटिन्यू चलता रहा। इस बीच में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन बहुत सारे शासकों के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है। जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है उससे संबंधित फैक्ट को ही हम लोग पढ़ेंगे और उनको ही बुक में छापा जाता है और उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, लक्ष्मण शाह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तखत सिंह के बारे में, ठीक है। तखत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तखत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी का भाई सिरदार सिंह या सरदार सिंह कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रघुनाथ सिंह। इस बीच में जो है तखत सिंह के बाद राज सिंह आता है, ठीक है। राज सिंह जो है वह राज सत्ता मतलब जो राजा है उसका पुत्र नहीं रहता है, वह जो है नियोग प्रथा से प्राप्त किया गया पुत्र रहता है, ठीक है। उसके बाद रघुनाथ सिंह के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहन सिंह को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रतनपुर के क्षेत्र से इन शासकों को पढ़ेंगे। उसके बाद रायपुर क्षेत्र से किसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग लक्ष्मीदेव, ठीक है, लक्ष्मीदेव। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केशव देव। उसके बाद सिंहन देव। देखो दोस्तों ये केशव देव को यहाँ पास नहीं लाते तो भी चल जाता, ठीक है। लेकिन कई बार पेपर में जो है जैसे कि कई जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने क्या किया है इसको बताया है कि कई जगह जो है रायपुर के जो संस्थापक है, रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक इनको माना है। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी और आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उसमें इस सिंहन देव का पुत्र रामचंद्र देव को माना जाता है, ठीक है। इस कारण हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो रामचंद्र देव। उसके बाद रामचंद्र देव का पुत्र जो है ब्रह्मदेव राय। और बहुत सारे शासक हुए। हम लोग सीधा अंतिम शासक की ओर चलते हैं। अंतिम शासक में हम लोग पढ़ेंगे अमर सिंह
अमर सिंह को पढ़ेंगे। अमर सिंह के बाद इसका जो पुत्र आता है शिवराज सिंह, शिवराज सिंह। इसके आने के बाद जो है वह शिवराज सिंह तो नहीं के बतौर है, शिवराज सिंह को महासमुंद का कुछ क्षेत्र दे के भगा देते हैं मराठा लोग। तो इन शासकों के बाद होता क्या है कि रायपुर भी क्या हो जाता है, तो मराठों के अंतर्गत आ जाता है। रायपुर भी मराठों के अंतर्गत आ जाता है। कब? 1753 में, ठीक है। और 1741 में तो ये तो पहले ही हो गया था, ठीक है। और 1757 तक का यहाँ पर जो बिंबाजी भोंसला है मराठा शासक, वह स्वयं क्या करने आ जाता है, तो शासन करने आ जाता है, ठीक है। और बाकी ये सभी को, इन सभी कलचुरियों का शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग बहारेंद्र शाह से लेकर के इस मोहन सिंह तक का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मीदेव से शिवराज सिंह तक का। इन शासकों के बारे में हम लोगों को स्पेशली ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो शासक है वह कंटिन्यू रतनपुर से ही शासन किए, और रतनपुर जो है मुख्य शाखा थी, ठीक है। रतनपुर जो है मुख्य शाखा थी। आप लोग कलिंग राज से पढ़ रहे हो, पूरा रतनपुर को ही राजधानी उन लोग बना करके चल रहे थे, ठीक है। रत्नदेव ने जैसे ही रतनपुर को राजधानी बनाया, उसके बाद कंटिन्यू रतनपुर से ही सभी शासकों ने राजधानी को बना करके अपना शासन करना शुरू किया, ठीक है। रायपुर से जो है हम लोगों को इनके बारे में कम जानकारी मिलती है, इसलिए थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बहारेंद्र शाह से, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले मिटाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इनको मिटाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं बहारेंद्र शाह के बारे में। बहारेंद्र शाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या पहला शासक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी के बारे में एग्जैक्ट सन का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। कोई भी जो इतिहासकार हैं वो एग्जैक्ट सन का पता नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि शिलालेख या ताम्रपत्र के अनुसार जो हम लोगों को चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उसमें जो है स्पेशली सन को नहीं बताया गया है। अर्थात कि कोई भी शासक है या उसके बारे में कहीं से भी जानकारी उनके ताम्रपत्र से भी पता चलता है, और ताम्रपत्र में स्पेशली उनका सन कब से कब तक था ये उल्लेखित नहीं हुआ है, या उस समय के जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने अपने पुस्तकों में ऐसा कुछ बताया है, उसके द्वारा पता चल पाता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं बहारेंद्र शाह। इनका शासनकाल लगभग 1680 से लेकर के 1544 तक का माना जाता है, ठीक है। 1680 से लेकर के 1544 तक का माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो बहारेंद्र शाह हैं, इसने क्या किया था, सबसे पहले तो ये जो है रतनपुर से शासन किए, ठीक है। रतनपुर से क्या किए, शासन किए। उसके बाद इसने अपनी राजधानी को, ठीक है, उसके बाद इसने अपनी राजधानी को कोसगई परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। कोसगई कहाँ, ये कोरबा है, ठीक है। कोरबा जो छुरी कोसगई वाला क्षेत्र है, कोरबा, वहाँ पास इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। क्यों कर दिया था? देखिए दोस्तों, इन्होंने क्यों कर दिया था अपनी राजधानी को? हुआ क्या कि जब रतनपुर पर ऐसे जो विशेष रूप से क्या हुए, ये शासक जो है वह कंटिन्यू शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अपना जो स्थायी सेना है उसको वहाँ पर बसा लिए। तो यहाँ पर जो है पुराने जो शासक हैं वो क्या करना कर दिए, धीरे धीरे उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। अर्थात जो बाह्य आक्रमण है, जैसे कि उड़ीसा से आक्रमण हो जा रहा है, कभी कभी जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं उधर से कोई हमला कर दे रहा है, ठीक है। और ये जो दौर है ये तो आप लोगों को पता ही है, 1580 ये 1580 है, ठीक है। ये 1480 है और ये 1544 है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये जो दौर चल रहा है वह चल रहा है, उधर बाबर, हुमायूं, ये सभी का दौर चल रहा है। तो उधर क्या थे, बहुत सारी क्या हो रही थी उस समय, विद्रोह हो रहे थे। उसी के दौर पर इन हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ विद्रोह हो रहे थे। तो अर्थात जो पठान हैं उनके आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। तो पठानों के आक्रमण के कारण उन लोगों से त्रस्त होकर के इन्होंने अपनी राजधानी को कोसगई परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। अर्थात रतनपुर से इन्होंने कहाँ ला दिया था, कोसगई अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। ये 2 फैक्ट हो गए। तीसरे फैक्ट में याद रखिए, तीसरे लाइन में याद रखिए, यह क्रम से नहीं जान रहे हैं तो स्टोरी के फॉर्म में याद रख लिए। सबसे पहले तो इसने 1480 से 1544 तक का शासन किया। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को रतनपुर से कोसगई परिवर्तित कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया? बहुत सारे बाह्य आक्रमण थे उनके कारण था, ठीक है। जैसे कि कोई शासक जो है इन पर लगातार आक्रमण कर रहा है, फिर 2 महीने बाद फिर आक्रमण कर रहा है। तो ये जो रतनपुर क्षेत्र है वह थोड़ा सा डेवलप्ड क्षेत्र था, ठीक है, डेवलप क्षेत्र था। मैंने आपको बताया था
कि जब रत्नदेव जो शासन कर रहा था उस समय जो है इस क्षेत्र पे बहुत सारे निर्माण कार्य किए थे, जिससे इस क्षेत्र के लोग अर्थात रतनपुर वाले क्षेत्र के लोग क्या होते, धन धान से परिपूर्ण हो गए थे। यहाँ पर धन का काफ़ी उपज ज़्यादा होता था, यहाँ के लोग जो है धनी व्यक्ति होते थे, ठीक है, मालगुजार व्यक्ति होते थे। तो लोगों का जो पुराने जो शासक हैं उनका जो है इस पर आक्रमण करना तो था ही, ठीक है, क्योंकि धन के लालच में तो आक्रमण करेंगे ही। इसी से त्रस्त होकर के इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा निर्माण क्या करवाया गया, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके द्वारा निर्माण करवाया गया सबसे पहले तो जो चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ का किला, चैतुरगढ़ का किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, चैतुरगढ़ का किला, ठीक है। इन्होंने महामाया मंदिर का सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था। देखिए दोस्तों, सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था, किसने करवाया था, तो बाहरेंद्र शाह ने करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था, ना कि सभा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। इसके बाद इसने कोसगई में, ठीक है, अब राजधानी को कहाँ लेके चला गया, कोसगई लेके चला गया। तो जो भी अच्छे कार्य करेगा उसको वो कहाँ करेगा, कोसगई में करेगा ना। तो कोसगई माता मंदिर, ठीक है, कोसगई माता मंदिर का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है, कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा कोसगई में ही इसने कोषागार का निर्माण करवाया, ठीक है, कोषागार का निर्माण करवाया। कोषागार क्या है, तो कोषागार जो है वह स्पेशली धन्य धान को रखने का एक जगह है, ठीक है, अर्थात उस जगह पर कोषागार नामक स्थान पर क्या होता था, जो राज्य के जितने भी संपत्ति है, जो खाद्यान्न संपत्ति है, उस सभी संबंधित संपत्ति को एकत्रित किया जाता था, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उस समय जितने भी पैदावार होते थे, ठीक है। और उसमें से धीरे धीरे खपत के अनुसार जो है राज्य जो है उस पर से ले करके अपने राज्य को चलाने के लिए ये पूर्ति करते थे उसी कोषागार से, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो इनके निर्माण कार्य हो गए। चैतुरगढ़ का किला जीर्णोद्धार करवाया, महामाया मंदिर के सभागृह का, कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा कोसगई में ही इन्होंने कोषागार का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखिए, इनके द्वारा क्या करवाया गया, इनका जो है कोसगई का इन्होंने तो किला बनवाया ही था, ठीक है, कोसगई का इन्होंने किला बनवाया ही था। एक बात याद रखिएगा कि ये जो है इनका एक पुत्र था जिनका नाम था कल्याण शाह, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले तो यही याद रखिए कि इन्होंने जो बिसैया ठाकुर है, बिसैया ठाकुर, ये बिसैया ठाकुर कौन है, ये बिसैया ठाकुर जो है वह वीर नारायण सिंह का क्या है, दादा था, ठीक है, वीर नारायण सिंह का दादा, अर्थात बिसैया ठाकुर जो है उसको इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने उसको एक ज़मींदारी प्रदान की थी। और कौन सी ज़मींदारी, सोना खान की ज़मींदारी को इसने उनको दे दी थी, ठीक है, सोना खान की ज़मींदारी को इन्होंने उसको दे दी थी। देखिए दोस्तों, बिसैया ठाकुर जो है वह वीर नारायण सिंह का दादा था, ठीक है, उस समय उसके तत्कालिक जो समय है उस समय इसका दादा जो है वहाँ शासन कर रहा था। और उसी क्षेत्र को, सोना खान क्षेत्र को, इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कर दिया, इसको दे दिया। और यह स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला एकमात्र ऐसा जगह था छत्तीसगढ़ में जहाँ से बहुत सारे टैक्स वसूली तो होते थे, लेकिन इस जमींदार से कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं किया जाता था शासक के द्वारा, ठीक है। क्यों इनको दे दिया गया बिसैया ठाकुर को, क्या सभी को दे दिए, नहीं दोस्तों। देखो, बिसैया ठाकुर जो है वह सैन्य सेवा, चूँकि ये ठाकुर है, अपने क्षेत्र का मालगुजार होता था उस समय, है ना, तो वो अपना सैन्य सहायता अर्थात सेनाओं को ले करके सैन्य सहायता दिया था किसका, बिसैया ठाकुर, बाहरेंद्र शाह को सैन्य सहायता दिया था। इसलिए सहायता दिया था कि बहुत सारे लगातार विद्रोह होते गए, तो लास्ट में इस जो बाहरेंद्र शाह है उसको स्पेशली क्या करना पड़ा, अंत में कुल मिला के उनको विद्रोह का सामना करना। चलिए शुरू करते हैं। ये बिसैया ठाकुर तक का समझ में आ गया। ये बिसैया ठाकुर के बाद ये जो बिसैया ठाकुर है ये कौन था, ये वीर नारायण सिंह का दादा था, ठीक है, वीर नारायण सिंह का दादा था। इसी को सैन्य सेवा के बदले इस सोना खान का जमींदारी किसको दे दिया गया था, बिसैया ठाकुर को दे दिया गया था, ठीक है। तो इतने बाहरेंद्र शाह के बारे में आप लोग याद रखिए, ठीक है, स्पेशली इस बाहरेंद्र शाह के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। फैक्ट को हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा इस कल्याण शाह के बारे में, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग कल्याण शाह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बिसैया ठाकुर के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसने क्या किया था, इसने पठानों के आक्रमण को रोका था। सबसे पहले तो इसी को याद रखना है।
इन्होंने कौन कौन से जो विद्रोह हैं उनको रोका था? सबसे पहले पठानों का आक्रमण को रोका था। इसके अलावा इनके दौर के समय का शासक कौन कौन है? जो इंडिया के शासक हैं, जैसे कि ये 1544 चल रहा है, इसका मतलब अकबर है। 1480 चल रहा है, इसका मतलब वहाँ सल्तनत वंश चल रहा है, ठीक है। तो इनसे संबंधित ये समकालीन शासक हैं किसके? बहारेंद्र शाह के, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका एक पुत्र था, इसके पुत्र का नाम क्या है? कल्याण शाह, ठीक है। इसके पुत्र का नाम क्या है? तो कल्याण शाह है। इसी कल्याण शाह के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कल्याण शाह से संबंधित क्वेश्चन में 1-2 बन ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग कल्याण शाह के बारे में, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कल्याण शाह के बारे में। देखिए दोस्तों, कल्याण शाह से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, उस सभी को आप लोग सबसे पहले तो कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि बुक में तो रहता ही है, बुक में तो सभी छपा ही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट करने से होगा क्या कि वो कंटिन्यू हम लोगों के रीड में आएगा, ठीक है। बुक में तो रहता ही है, बुक बहुत सारे बुक पब्लिकेशन है, छाप के रखे हैं। कॉपी में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए कल्याण शाह के बारे में पढ़ते हैं। कल्याण शाह, देखिए उसका सन कब से कब तक था? तो 1480 से 1544 तक का था, ठीक है। 1500 और ये 1544 से शासन करना शुरू किया, और 1544 से शासन करना शुरू किया, उसके बाद ये 1581 तक का शासन किए, ठीक है। इसके समकालीन शासक कौन था? तो अकबर का शासन चल रहा था उस समय, अकबर का शासन चल रहा था। देखोगे आप जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो 1555 से लेकर के 1605 तक का अकबर का शासनकाल है, ठीक है। उसी का ये क्या था? समकालीन शासक माना जाता है। और ऐसे माना जाता है कि जो कल्याण शाह है वह मतलब इनका 2 उल्लेख मिलता है। एक तो सबसे पहले अकबर का शासनकाल के तहत ये थे, ऐसा मिलता है इनका उल्लेख, और एक तो मिलता है ये जहांगीर के समय में थे, ठीक है। तो बहुत सारे 2 प्रकार के हम लोगों को जानकारी मिलता है, एक तो अकबर के समय का और एक जहांगीर के समय का। पढ़ते हैं इसके बारे में, तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये कल्याण शाह का एक्चुअली समय क्या था, ठीक है। तो देखिए कल्याण शाह के बारे में सबसे पहले याद रखिए, ये जो है जमाबंदी नामक प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी। ये जमाबंदी प्रणाली क्या था? जमाबंदी प्रणाली जो है वह राजस्व विभाग था एक, और इसी से जो है राजस्व एकत्रित किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसी जमाबंदी प्रणाली का प्रयोग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, बाद में छत्तीसगढ़ जब गढ़ों में विभाजन किए तो इन्हीं जमाबंदी प्रणाली का प्रयोग करके, इसी पुस्तिका का प्रयोग करके हमारे छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा गया था, ठीक है। उत्तर जो है रतनपुर संभाग, रतनपुर साइड से 18 गढ़, और दक्षिण में रायपुर से 18 गढ़, ठीक है। कुल टोटल छत्तीसगढ़ 18 गढ़ में बांटे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखिएगा, ये जो है हुआ क्या कि जब कल्याण शाह जो है शासन कर रहा था, इन्हीं के शासनकाल के दौरान ये जो है मंडला, जो कि किस क्षेत्र में पड़ता है? तो मंडला जो है उड़ीसा बॉर्डर की तरफ, उड़ीसा वाले क्षेत्र पर पड़ता है। मंडला के शासक, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है मंडला। इस मंडला के शासक और इस कल्याण शाह दोनों के बीच में क्या हो जाता है? तो एक उसको झड़प हो जाता है, बातचीत हो जाता है, अर्थात इन दोनों में क्या हो जाता है? तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है। झगड़ा किस बात से झगड़ा हो जाता है? तो इस जमाबंदी प्रणाली से लेकर के राजस्व वसूली संबंधित विचार को लेकर के इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो इन दोनों का जो वो है बातचीत है, उसको सुन करके किसने, यहाँ का एक शासक था, मुनीम था अर्थात मान लो, उसी ने क्या कर दिया? तो उधर शासन कर रहा था कौन? अकबर को उसने सूचना दे दी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया था? इस अकबर ने इसको अपने दरबार पर इसको बुलाया था, ठीक है। अपने दरबार पर इसको बुलाया था और राजस्व संबंधी बातों को जो है 8 वर्षों तक क्या किया था? इनसे सीखा था, ठीक है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जो अकबर के दरबार पर, अर्थात मुगल वंश अकबर के दरबार पर जो जमाबंदी प्रणाली थी, उससे पहले की ये जमाबंदी प्रणाली मानी जाती है। अर्थात जो वहाँ का टोडरमल था वो इसी जमाबंदी प्रणाली से क्या किया था? सीखा था जमाबंदी प्रणाली को लेकर के, अर्थात राजस्व वसूली संबंधित बातों को इन्हीं से ही सीखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो है अकबर, ठीक है। अकबर और जो बाबू रेवाराम, ये क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ के क्या हैं? तो इतिहासकार हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास नामक एक पुस्तक लिखा है, जिसमें इन्होंने क्या किया है?
तो इन्होंने बताया है कि ये जो है अकबर के दरबार पर जो है 8 वर्षों तक का ये जो है वहाँ गए थे और वहाँ अकबर ने इनको कैद करके रखा था, ऐसा बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, दो प्रकार की बातें हैं। एक बात को सुन कर ऐसा लगता है कि ये अकबर के समकालीन थे, लेकिन जस्ट दूसरी बात को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जहांगीर के समकालीन थे। अभी आप लोगों को लग रहा है और इनका टाइम पीरियड को देख के ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इसके बाद मैं जहांगीर के जो समकालीन जो बोले हैं, कई लोग बोले हैं जहांगीर के समकालीन हैं, तो उन सभी बातों को बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि वो जहांगीर के समकालीन है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए। इन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी। क्या था? राजस्व व्यवस्था की एक पुस्तिका थी। ठीक है, ये जो है अकबर के समय की से पूर्व पहले विकसित जो है जमाबंदी प्रणाली थी। ठीक है, अकबर के दरबार में ये गए थे और 8 वर्षों तक वहाँ रुके थे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसके बाद एक फैक्ट और इसके बारे में याद रखिए। इन्होंने रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जगन्नाथपुरी वाला जगन्नाथ स्वामी नहीं है। ठीक है, ये जो है रतनपुर में केवल जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है और जगन्नाथ स्वामी का यहाँ मूर्ति विराजमान है। ठीक है, जिसमें कृष्ण भगवान है और विष्णु भगवान। ठीक है, तो ये जो है कल्याण साय के बारे में इतने सारे चीज़ हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद 3-4 चीज़ें और हैं, उसको याद रखिए। सबसे पहले तो यही इसके बारे में याद रखना है कि ये जो कल्याण साय है वह गोपल्ला गीत आप जानते होंगे आप लोग। जो गोपल्ला गीत है वो हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रचलित लोकगीत है। ठीक है, गोपल्ला गीत क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रचलित लोकगीत है। इसी गोपल्ला गीत में इस कल्याण साय को जहांगीर के समकालीन बताते हैं। ठीक है, गोपल्ला गीत इसी गोपल्ला गीत में इसे क्या बताते हैं? तो जहांगीर के समकालीन बताया जाता है। ठीक है, किसके समकालीन? तो जहांगीर के समकालीन इसे बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गोपल्ला गीत में जो है ये जो है जहांगीर के दरबार पर गए थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने 8 वर्ष तक वहाँ रुके थे। ठीक है, ऐसा बताते हैं, जिसमें का एक वर्ड जो है ही कल्याण साय। ठीक है, बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली की सेवा जाए धुनी बैठे वात्छाय। यहाँ पर वात्छाय जो है बादशाह को बोला जा रहा है। ठीक है, धुनी बैठे वात्छाय जेखर बेटा शाहजहां। देखिए दोस्तों, इस प्रचलित गोपल्ला गीत में एक वर्ड आता है बीच में। ठीक है, जिसमें लिखा है कि बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली की सेवा जाए धुनी बैठे वात्छाय जेखर बेटा शाहजहां। ठीक है, अर्थात जो राजा है कल्याण साय वह दिल्ली की सेवा में जाता है और वहाँ पर जो वहाँ के शासक हैं जहांगीर, उसके समक्ष जो है वह जाता है और उसके दरबार पर बैठता है और उस दरबार पर जो बादशाह है उसका बेटा कौन है? शाहजहां है। ठीक है, तो शाहजहां किनका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। तो इसके अनुसार तो जहांगीर के समय में गया था, ऐसा है। लेकिन इससे जस्ट पहले हम लोग देखे हैं कल्याण साय जो है अकबर के समय में गया था, बाबू रेवाराम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको फंसाने टाइप नहीं पूछेगा। या तो आपको कल्याण साय को इस बाबू रेवाराम से जोड़ के पूछ देगा, या तो जहांगीर को जब पूछना है तो गोपल्ला गीत से पूछ देगा। इसके अलावा आप लोगों को पता है जहांगीर ने अपने स्वयं की क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी, जिसको क्या बोलते हैं? तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं। इसी तुजुक ए जहांगीरी में इस जहांगीर ने कल्याण साय का उल्लेख किया है। ठीक है, कल्याण साय का उल्लेख किया है। इसमें इस प्रकार बताता है जहांगीर ने कि आज तारीख 5/6/2000 ऐसा करके कुछ बताता है। उस समय तो सन प्रचलित नहीं था, लेकिन उस समय का सन को उसमें लिखा गया है और उसमें बताता है कि मेरा जो परवेज पुत्र है वो आया और मेरे सामने 2000 की मोहरें जो है प्रस्तुत किया, लेकिन उसके साथ में एक शासक और था जिसका नाम क्या है? कल्याण साय। ठीक है, तो ऐसे करके उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 कंडीशन है हो गए कल्याण साय को लेकर के। पहले तो अकबर के समय में बाबू रेवाराम के अनुसार, और दूसरा गोपल्ला गीत और तुजुक ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर का क्या है? आत्मकथा है, उसके द्वारा इन्होंने क्या किया था। ठीक है,
देखिए रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनाया था, ठीक है। गज किला का निर्माण जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने गज किला का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। इसी गज किले में, रतनपुर के गज किले में जगन्नाथ स्वामी का हम लोगों को उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बाहरेंद्र साय, बाहरेंद्र साय के बाद पढ़ लिए क्या, कल्याण साय उसका पुत्र। अब देखिए दोस्तों, कल्याण साय के बाद बहुत सारे ऐसे शासक हुए, कल्याण साय के बाद बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो क्या हुए, बहुत सारे शासकों ने लंबे समय अवधि तक का शासन किया, ठीक है। उनमें से एक शासक था जिसका नाम क्या था, रणजीत सिंह, ठीक है। रणजीत सिंह, उसका 3 पुत्र था, स्पेशली 4 पुत्र थे। एक पुत्र को तो उसने गोद लिया था, ठीक है, नियोग प्रथा से लिया था। एक पुत्र का नाम था तखत सिंह, एक का नाम था बखत सिंह, एक का नाम था सरदार सिंह और एक का नाम था रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, जो कल्याण साय है उसके बाद बहुत सारे शासक जो है शासन किए, ठीक है। लेकिन हम लोगों को किसी भी शासक के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है कि वो इसी समय में शासन किया था, ठीक है। लगभग 16-17 शासकों ने शासन किया, लेकिन अंतिम समय में हमको जानकारी मिलती है कहाँ से, तो रणजीत सिंह से, ठीक है। रणजीत सिंह से हम लोगों को जानकारी मिलती है। ऐसा जानकारी मिलता है कि इस रणजीत सिंह का कितना पुत्र था, तो 4 पुत्र थे, ठीक है। इस रणजीत सिंह के 4 पुत्र थे। एक का नाम था तखत सिंह, ठीक है, एक का नाम था तखत सिंह, ये जो है बड़ा पुत्र था, ठीक है। उसके बाद बखत सिंह, तखत सिंह, बखत सिंह, उसके बाद सिरदार सिंह था, स्पेशली नाम सिरदार सिंह। उसके बाद एक पुत्र का नाम था रघुनाथ सिंह, ठीक है, रघुनाथ सिंह, ठीक है। ये 4 पुत्र थे, ठीक है, ये 4 पुत्र थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कल्याण साय है उसके बाद एक शासक जो है और शासन किए जिसका नाम क्या था, लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण साय। इस लक्ष्मण साय ने जो है देश बही नामक एक पुस्तिका की रचना की थी, ठीक है। इसको फैक्ट के रूप पर आप याद रखिए, इसमें कुछ स्टोरी नहीं है, इसके बारे में सीधा एक ही कंटेंट है कि लक्ष्मण साय ने देश बही नामक एक पुस्तिका का रचना किया था, निर्माण किया था, ठीक है। और कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। तो देखिए इस रणजीत सिंह के कितने पुत्र हो गए, 4 पुत्र हो गए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तखत सिंह। तो तखत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तखत सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद इन सभी जो इनके भाई हैं वो ही क्या किए, अगला शासन करना शुरू किए, ठीक है। तो तखत सिंह के बारे में देखते हैं। तखत सिंह, ठीक है, तखत सिंह। देखिए सबसे पहले तो यही है कि ये जो है औरंगजेब का समकालीन था। किसका समकालीन था, तो औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है। औरंगजेब का क्या था, समकालीन था, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जा सकता है, तो इनका शासनकाल 1680 से लेकर के 1731 तक का माना जा सकता है, ठीक है। 1680 से लेकर के 1631 या 32 तक का, 31 या 32 तक का इनका शासनकाल माना जा सकता है। ये जो है तखतपुर शहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तखतपुर शहर का निर्माण करवाया था, तखतपुर शहर का निर्माण करवाया था। इसने किसने, तो इस तखत सिंह ने, ठीक है। नाम से ही हो रहा है, पता चल रहा है कि तखत सिंह ने तखतपुर शहर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद इनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसका कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने अपने पत्नी का नियोग प्रथा से एक पुत्र की प्राप्ति किए थी। नियोग प्रथा क्या है, गोद लेने का एक रस्म है, ठीक है। गोद लेने का एक रस्म है जिसमें एक पुत्र ना होने पर क्या किया जाता है, राजपाट के सभी सगा संबंधियों को बुलाया जाता है और स्पेशली तौर पर किसी एक पुत्र को क्या कर लिया जाता है, एडॉप्ट कर लिया जाता है, गोद ले लिया जाता है। तो इसका एक गोद लिया हुआ वाला पुत्र कौन था, तो इसका गोद लिया वाला पुत्र था राज सिंह, ठीक है। राज सिंह इनका गोद लिया वाला पुत्र था। तो अगला शासक कौन बन जाता है, राज सिंह के हाथों में अगला उत्तराधिकारी का चाबी समझ लो, उनके हाथों में आ जाता है। तो अगला शासक कौन बन गया, राज सिंह बन गया। तो देखिए इसके बाद राज सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। राज सिंह,
तखत सिंह के बारे में केवल इतना ही है, इनका गोद लिया वाला पुत्र एक राज सिंह था, ठीक है। तखत सिंह ने जो है, तखत सिंह औरंगजेब के समकालीन शासक हैं। तखतपुर इन्होंने शहर का निर्माण करवाया था। बस इसके बारे में यही 3-4 फैक्ट हैं। उसके बाद राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए राज सिंह के बारे में आप लोगों को 3-4 चीज़ें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि इसने एक जूना शहर का निर्माण किया था, ठीक है। जूना शहर बसाया था। ये जूना शहर क्या है, तो जो रतनपुर जिस क्षेत्र पर अभी मौजूद में स्थित है, रतनपुर जिस क्षेत्र पर मौजूद है अभी, उसी स्थान को पहले जूना शहर कहते थे, ठीक है। अभी भी जूना गांव जो है वह रतनपुर से लगा हुआ वाला क्षेत्र है, लेकिन स्पेशली पहले जो रतनपुर था उसी के समीप जूना शहर एक अलग से बस्ती बसाया था। किसने, तो राज सिंह ने जूना शहर, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने रतनपुर में एक बादल महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। बादल महल का निर्माण करवाया था किसने, तो राज सिंह ने। बादल महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद याद रखिए तीसरे नंबर पर, तो देखिए छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है किसको, गोपाल प्रसाद मिश्र जी को, ठीक है। गोपाल प्रसाद मिश्र जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि, इसके अलावा और बहुत सारे, ठीक है। तो गोपाल प्रसाद मिश्र जो हैं इसी के दरबार पे रहते थे, ठीक है। इसी के दरबार पर रहते थे कौन, तो गोपाल प्रसाद मिश्र, ठीक है। गोपाल प्रसाद मिश्र, आप सभी को पता होगा, आप लोग छत्तीसगढ़ साहित्यकारों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ऐसा बहुत सारा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का पिंगल शास्त्री किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो पिंगल शास्त्री है वो गोपाल प्रसाद मिश्र के ही एक पुत्र हैं जिनका नाम है माखन मिश्र। उन्हीं को ही छत्तीसगढ़ का पिंगल शास्त्री या पिंगल जो है साहित्यकार माना जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम क्या है, इनके पुत्र का नाम है माखन मिश्र, माखनदास मिश्र है इनके पुत्र का नाम रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गोपाल प्रसाद मिश्र के द्वारा खूब तमाशा नामक एक रचना लिखा गया है। उसमें उन्होंने औरंगजेब का क्या किया है, खूब आलोचना किया है। बहुत ज़ोर ज़ोर से इनको गाली फटकार समझ लो बोला जाए, वह खूब तमाशा हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो राज सिंह, देखिए राज सिंह का भी कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। उनका एक पुत्र था, लंबी अवधि के बाद एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था विश्वनाथ, ठीक है। लंबी अवधि के बाद बहुत ही देरी में एक विश्वनाथ नाम का एक उनका पुत्र हुआ था। ये जो है विश्वनाथ पुत्र जो है वह आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। इस विश्वनाथ ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। किसका पुत्र था, राज सिंह का पुत्र था। क्यों आत्महत्या कर लिया, जब विश्वनाथ को पता चला कि उनका पिता अर्थात राज सिंह क्या किया है, ये जो राज सिंह है अर्थात मेरा पिता जो है वह क्या किया है, मेरे को नियोग प्रथा से क्या किया है, प्राप्त किया है। अर्थात वह एक्चुअल उसका पुत्र नहीं था, वो उसका एक्चुअल संतान, उसका खून नहीं था, ठीक है। इसलिए इस आत्मग्लानि के कारण इन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये जो है आत्मग्लानि हो गई, आत्महत्या कर लिया। अब राज सिंह का क्या है, 3 भाई हैं, ठीक है। राज सिंह का मान लो 3 भाई हैं, ठीक है। इनके चाचा हैं, ये सब भी चाचा हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पिता के जो इनके भाई हैं इनके चाचा होंगे ना। तो सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और बखत सिंह के बारे में तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी नहीं है। बच गए सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, दोनों एजेड हो गए हैं, 45-50 साल के हो गए हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इनके चाचा हैं, ठीक है। और इनका जो विश्वनाथ पुत्र है राज सिंह का, वो क्या हो गया है, उनका आत्महत्या हो गया है। तो उसने हुआ क्या कि उस समय उनके दरबार पर एक मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति जो है वह दरबार पर रहता था, ठीक है। जो रायपुर कलचुरी शासक का क्या था, एक जो राजकुमार था, वह मोहन सिंह इन्हीं का ही रिश्तेदार था, मान लो, ठीक है। किसका रिश्तेदार था, तो राज सिंह का रिश्तेदार था, ठीक है। राज सिंह का रिश्तेदार था जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह, जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह। इसी मोहन सिंह को अगला उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया, किसने, तो राज सिंह ने मोहन को अगला उत्तराधिकारी बना दिया। तो अगला शासक कौन बन गया, तो मोहन सिंह बन गया, ठीक है। मोहन सिंह क्या हो गया, अगला शासक बन गया। अब देखते हैं इस मोहन सिंह के बारे में, ठीक है। मोहन सिंह के बारे में देखते हैं। तो मोहन सिंह स्पेशली जो है उत्तराधिकार राज तिलक इनका नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, हालांकि इनको उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था, लेकिन जब राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय यह क्या था, मौजूद नहीं था। ऐसा माना जाता है कि यह शिकार पर गया हुआ था, इसलिए इसका जो चाचा था सिरदार सिंह, ये जो है वहाँ पर उपस्थित था और ये रघुनाथ सिंह से बड़ा था, इसलिए पहले सिरदार सिंह को वहाँ पर शासन को देना अच्छा माना, उनको देना उचित माना गया, ठीक है। तो अगला शासक कौन बन गया,
तो सिरदार सिंह बन गया। अब मोहन सिंह को हटाओ और इसके जगह में सिरदार सिंह लिखो, ठीक है, सिरदार सिंह। देखिए मैं मोहन सिंह को यहाँ पर लिखा इसलिए था ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल पाए कि मोहन सिंह एक्चुअल में वहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, ठीक है, क्योंकि वह शिकार पर गया था। हालांकि उसको उत्तराधिकारी के रूप में चुना जरूर गया था। उसके बाद सिरदार सिंह बन गया। सिरदार सिंह का भी कोई संतान नहीं था, ठीक है, सिरदार सिंह का भी कोई संतान नहीं था इनका कोई, ठीक है। इस कारण इनका जो छोटा भाई रघुनाथ सिंह है वह अगले गद्दी पर बैठा, ठीक है, रघुनाथ सिंह अगले गद्दी पर बैठा। और ये रघुनाथ सिंह जो है वह जब शासन किया तभी इसका वर्ष जो है 65 वर्ष हो गया था, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठा तभी इसका वर्ष जो है 60-65 के आसपास हो गया था, ठीक है। चूँकि इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, ठीक है, इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। आखिर बनाया जाए तो किसको बनाया जाए? जो नियोग प्रथा से किया गया पुत्र था वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मोहन सिंह को बुलाया, मोहन सिंह शिकार पर गया है। सिरदार सिंह को बनाए तो सिरदार सिंह लंबे समय तक, कुछ समय तक का शासन किया, लेकिन वो भी क्या हो गया, उसका भी कोई संतान नहीं हुआ। इसलिए उसके छोटे भाई जो बच गए अंत में रघुनाथ सिंह, उसी को ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिए, ठीक है। सन की बात करें तो एक्चुअल में किसी का सन नहीं है, लेकिन इसी सन को लेकर के चले तो 1680 से 1632 तक का तखत सिंह शासन किया। 1632 से लेकर के इन्होंने शासन किया और 1632 से लेकर के फिर समझ लो ये 1732 से लेकर के ये 1680 से लेकर के 1632 तक का ये शासन किए, ठीक है, 1732 तक का ये शासन कर लिए, ठीक है, कुल टोटल। उसके बाद 1732 से लेकर के 1741 तक का रघुनाथ जो है शासन किए, 1741 तक का रघुनाथ शासन किए। देखिए दोस्तों, ये जो है पहले से ही एजेड हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, ठीक है। ये जो है पहले से ही जब शासन कर रहा है तभी से ये क्या हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, एजेड हो चुका है। 60-65 साल का इनका उम्र है, ठीक है। और इनका एक पुत्र था, वह भी मृत्यु हो गया था, उसका भी क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। उसी मृत्यु के गम में ये क्या हो गया था, डूबा हुआ था, ठीक है, उसी मृत्यु के गम में ये डूबा हुआ था। उसी समय हुआ क्या कि जो मराठा है वह उन्होंने क्या किया, 1741 का सन चल रहा है, इसी 1741 में रघु जी प्रथम जो कि नागपुर में शासन कर रहे हैं, नागपुर का भोंसला शासक, उसी ने क्या किया था, अपना एक सेनापति भास्कर पंत नामक एक व्यक्ति को भेजा था इस क्षेत्र पर और बोला था कि जाओ उस क्षेत्र को जीत के आओ। क्योंकि बहुत सारे उसके कारण थे, क्योंकि उस समय जो मराठा शासक है वह भारत की स्थिति पे वह क्या हो रहा था, धीरे धीरे समझ लो वह नष्ट के कगार पर था, ठीक है। उसका राजपाट चला गया था, अंग्रेज़ों ने जो है नागपुर को क्या कर लिया था, जीत लिया था और उन लोगों को जो है मराठा शासन को समाप्त करने को बोला था। तो उनकी ऋणग्रस्तता इतनी थी, उनके पास पैसे नहीं थे और बहुत सारे कारण हैं रघु जी प्रथम के, जिसके कारण उसको इस क्षेत्र पर आना पड़ा और इस क्षेत्र पर हमला करना पड़ा। तो बंगाल अभियान के तहत जो रघुनाथ सिंह है उसको जो है रघु जी प्रथम, ठीक है, रघु जी प्रथम का सेनापति जिसका नाम क्या है, भास्कर पंत, इसने क्या किया, इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इन्होंने क्या कर दिया, इस क्षेत्र को अपने अधीन में ले लिया, ठीक है, अपने अधीन पर ले लिया। देखो दोस्तों, ये जो अधीन पर ले लिया, इन्होंने इस क्षेत्र को आसानी से जीत लिया। किसने, भास्कर पंत ने। उसके पीछे एक कारण है, सबसे पहले तो यही कि रघुनाथ सिंह उस समय क्या था, वृद्ध हो चुका था, ठीक है, दूर दूर से उसके कनेक्शन टूट चुके थे, अर्थात कोई भी इनका हेल्प करना नहीं चाहता था। क्योंकि अब तो ऐसा भी लग रहा था कि कब जल्दी ये जो है कलचुरी वंश समाप्त हो तो कोई नई सत्ता है और वह इस क्षेत्र का डेवलप आसानी से करे, ऐसा हो गया था, ठीक है, स्थिति। तो रघुनाथ सिंह ने उस समय क्या किया, बहुत ही उसका हताश निराश के कारण उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी आत्मसमर्पण के कारण जो है ये जो छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी वंश है 1741 में वह मराठों के अधीन आ गया, ठीक है। तो देखो, मराठों के अधीन आ गया। अब 1741 में इन्होंने क्या सोचा, मराठों ने अर्थात रघु जी ने, भास्कर पंत ने हमला तो कर लिए, अधीन तो ले लिए, लेकिन इस क्षेत्र पर कोई मराठा जो प्रतिनिधि है उसको छोड़ करके जाना उचित नहीं समझा। इस कारण इन्होंने 1741 में ही रघुनाथ को क्या कर दिया, अपने अधीन जो है शासन करने के लिए दे दिया। तो 1741 से 1745 तक का प्रथम मराठाधीन शासक जो है रघुनाथ सिंह जो है वह क्या किया, शासन किया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठाधीन शासक जो कि कलचुरी वंश का है वह कौन है,
तो रघुनाथ सिंह है। उसके बाद रघुनाथ सिंह जो है 1745 तक का शासन किया। उसके बाद 1745 से 1757 तक का अगला शासक किसको बना दिया गया? जब 1745 में रघुनाथ की मृत्यु हो गई तो मोहन सिंह को अगला उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया इस क्षेत्र पर। और दूसरा मराठाधीन शासक यही मोहन सिंह कहलाया और सबसे अंतिम मराठाधीन शासक मोहन सिंह कहलाया। चूँकि 1757 में हुआ क्या, स्थिति ऐसी थी कि जो बिंबाजी भोसला है, जो कि रघुजी प्रथम का छोटा पुत्र है, वह इस क्षेत्र पर आया, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र पर, और इसी क्षेत्र पर उन्होंने प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत की। ठीक है, ये दोनों शासक जो है अप्रत्यक्ष मराठा शासन कहलाते हैं। कौन कौन? ये रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह दोनों क्या है? अप्रत्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने अधीन में लेकर के मराठों ने इन दोनों शासकों को शासन करवाया था। इसके बाद जो मराठा प्रतिनिधि बिंबाजी भोसला है, वह स्वयं इस जगह पर आकर के शासन किए। ठीक है, तो देखिए इतने सारे फैक्ट को आप याद रखिए। ये जो है रतनपुर के शासक है। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी शासक है, जिसको हम लोग आसानी से बहुत अच्छे से फैक्चुअल और दोनों कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से हम लोग इसको पढ़ लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।